हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो 1773 में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी को जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब जो है अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में। सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए 1773 में। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से जो है प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो है 1773 के तहत। तो ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1772 में, ऑप्शन नंबर बी 1774 में, ऑप्शन सी 1776 में और ऑप्शन डी है 1778 में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में अमूलचूल जो है परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया और 1774 में यह लागू हो गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं इसके बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश की विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश और चेम्बर्स और लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो इस समय जब 1774 में उच्चतम न्यायालय जो गठित हुआ था, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे और अन्य जो न्यायाधीश थे चेम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइड थे। तो याद रखना, इन लोगों का नाम भी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत में वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा जो है बनाई गई थी? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में जो है प्रथम बार आपको देखिए, इसमें वैसे ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको पता है कब बनाई गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत। तो आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ई आपका सही जवाब है। इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? आपको पता है, मैंने बोला है कि जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनका भी नाम जो है आपको याद रखना है। और क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन का, एलिजा इम्पे। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 ईस्वी का एक्ट के तहत जो है निर्णय को, यानी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। सी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के मुख्य सम्मुख कह सकते हैं, इस भावना से रखा गया
ताकि कर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों ही शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को जो है लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा विनियम का कारण क्या था? देखिए 4 ऑप्शन है, आपको इस विनियम का कारण बताना है। एक कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, लॉर्ड कर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में जो है होनी चाहिए, जबकि जिला में राजस्व संग्रहण का कार्य जो है भारतीयों को सौंपा जा सकता है। इसका सी जो ऑप्शन है, लॉर्ड कर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति के सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें जो स्टेटमेंट है कि न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्रहण मतलब संग्राहक जो है होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका जो है सी ऑप्शन सही है। लॉर्ड कर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी जो है विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो सी आपका सही जवाब है। और देखते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में 2-4 पॉइंट है। देखिए कर्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। बताइए कब हुआ? तो 1813 ईस्वी में। सी आपका सही जवाब है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और इसके मतलब कि यद्यपि उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में जो है ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? 4 आपको कारण इसमें गिनाए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें एक कारण सही है। ए है, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। और बी ऑप्शन कह रहा है, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। और सी कह रहा है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। और डी है, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। देखिए इसमें जो आपका सही जवाब है वो है सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। और इसके बारे में देख लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण जो है यह प्रावधान था। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण था कि 1 लाख रुपया जो है वार्षिक विद्वान भारतीयों के मतलब कि प्रोत्साहन यानी शिक्षा के लिए कह सकते हैं, इनको 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। और साहित्य में सुधार, पुनरुत्थान के लिए और भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति तथा आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया गया। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार की जो है बीड़ा उठाया। 14 नंबर क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो डी आप मतलब ए बी सी डी आपको इसमें दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं था। तो देखिए डी आपका सही जवाब है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। उससे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए
गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जो है परिषद में शामिल किया गया। तो डी आपका जो है ऑप्शन सत्य है, यानी ये जो ऑप्शन है असत्य है, इसलिए आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है की गई थी। सी आपका जो है सही जवाब है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा किया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए और उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में जो है एक साथ आयोजित होने लगा। एचिसन आयोग ने जो है 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधान था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो चार्टर एक्ट 1853 ने। आपका सी सही जवाब है। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायिका शक्तियों को जो है पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस एक वर्ष से जो है ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? तो 1922 आपका सही जवाब होगा, ए ऑप्शन। 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी थी। इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पे संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित जो है मतलब कि करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान को लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यानी यूपीएससी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो देख लेते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पीट का जो है अधिनियम 1784, इसका सही मिलान होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम जो है 1773 के तहत गठित हुआ था। और ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो है कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है सदस्यों की, यानी कि जो परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति था गवर्नर जनरल के 1833 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो इस तरह से आपका देख लेते हैं इसमें ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक और असैनिक तथा राज संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पिट का भारतीय अधिनियम 1784 जो है इससे संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है नियामक अधिनियम 1773 के तहत। ईसाई मशीनरियों को जो है भारत में प्रवेश, बसने और कार्य करने की अनुमति जो था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में जो है सम्मिलित किया गया और यह प्रावधान चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। तो बी विकल्प आपका जो है सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो चार्टर एक्ट 1813 जो है इसका संबंध किससे है? तो भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, इसके तहत जो है ये आपका मिलान ए का 2 के साथ होगा। और इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का संबंध देखिए, इसमें आपका कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को जो है कहा गया। तो बी का आपका ऑप्शन जो होगा 4 होगा, यानी कि 4 के साथ इसका मिलान सही है। एक्ट ऑफ 1858 का संबंध शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो है हस्तांतरित करने को जो है कर दिया गया, मतलब हस्तांतरित कर दिया गया था। इसका संबंध जो है 1858 का इससे है, यानी थर्ड से। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो संबंध है वो है आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से जो है विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो इसका संबंध इससे है, डी का ए से। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। और फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निर्देशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1858 का अधिनियम के तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया गया और इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को जो है नियंत्रित करना था। 21 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत, डी आपका सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? बताइए। तो देखिए प्रश्न में चाय और शक्कर के स्थान पे चाय व चीन के साथ वाक्य होता, तो विकल्प आपका जो होता डी होता, चार्टर एक्ट 1833। और एमपी जो लोक सेवा आयोग है यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसने जो है इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, आपको पता है किस चार्टर एक्ट के तहत? तो बताइए। ए है 1793, बी है 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा, और सी है आपका 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, और डी है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो सी आपका सही जवाब है। 1757 और 1764 के युद्धों यानी प्लासी और बक्सर, 1757 में प्लासी का और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद इन दोनों युद्धों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो इस प्रकार है। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और 1700 जैसे दो एक्ट है, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। और जो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, इसमें प्रमुख प्रावधान निम्नवत था। पहला है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ाना। दूसरा इसमें जो प्रावधान था, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए जो है एकाधिकार प्राप्त रहा। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित किया गया, बताइए। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, सी आपका सही जवाब है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं।
1858 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों का जो है सदस्यों की मंत्रणा परिषद यानी एडवाइजरी काउंसिल गठित होनी थी, जिसमें 8 सरकार द्वारा मनोनीत होने थे। यानी जो इसमें 15 सदस्यों में से जो 8 होंगे सरकार द्वारा मनोनीत होंगे और शेष जो 7 होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया गया था। आगे नेक्स्ट 25 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए में, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को जो है उत्साहित कर दिया गया। और इसके बाद देखते हैं दूसरा जो स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही जवाब है? तो केवल बी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। पहला कथन सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो है हस्तांतरित हो गई। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया, इसलिए कथन 2 आपका जो है सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। यह अध्यादेश अधिनियम 6 माह तक लागू रह सकते थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और जो है बल प्रदान किया गया? बताइए। तो इसमें जो आपका सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसके बारे में वैसे पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, फिर भी 2-4 लाइनें देख लेते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति जो है प्रदान कर दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भी मतलब भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग जो है सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसमें आपका सही जवाब है बी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधान मंडलों के सदस्यों के अधिकार जो है 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया। पहला कौन सा क्षेत्र था? बजट पर इन्हें जो है अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। सेकंड जो क्षेत्र था, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो 1892 में। डी आपका जो है सही जवाब है। 1892 अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था 1835, 1867, 1878, 1908। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, और इसके बारे में 2-4 पॉइंट है, देख लेते हैं। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में 1835 में जो है एक्ट का ऐलान किया गया।
प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लेटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। देखिए याद रखिएगा किस व्यक्ति ने कौन सा अधिनियम जो है पारित किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में क्या किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाल सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसका अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट जो है लॉर्ड मिंटो ने 1908 ईस्वी में पारित किया, जिसके तहत ऐसी किसी भी प्रकाशन को जो है जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई थी, और इसके बारे में देख लेते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के ईस्वी के जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। इस आधार पर जो निकटतम उत्तर आपका जो होगा ये होगा 1861। तो ये जो अधिनियम था 1862 ईस्वी में मतलब कि गठित हुआ था, यानी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, बताइए कौन सा एक सबसे कम समय तक चला था? तो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी आपका सही जवाब है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था। क्वेश्चन नंबर 33 है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, बताइए? तो मॉन्टेगू घोषणा के नाम से, ये आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में एक दो पॉइंट है तो देख लेते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर जो है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से यह जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है वो किस आधार पर बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार यह जो है बनी थी, यानी बी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से जो है प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय था गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहने दिया गया। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित था, डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? तो देखिए इसमें बी आपका सही जवाब है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो बी ऑप्शन सही है, और ऊपर में इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था, कब आया था? तो 1919 में। और 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को आपको जो है चयनित करना है। पहला है यानी 39 का ए ऑप्शन है, यह अधिनियम माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बी कह रहा है कि इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। और सी, भारत सरकार अधिनियम 1919
जो है 1921 में लागू हुआ। और डी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव और लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो देखिए इसमें आपका बी सही जवाब है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कारण आर कह रहा है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। बताइए इन दोनों में से कौन सही है? क्या दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या है? तो देखिए इसमें आपका दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कैसे नहीं है तो देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, जल संभरण, भूमिकर प्रशासन, शांति और व्यवस्था, कृषि आदि विषय प्रांतों को सौंपे गए। किंतु प्रमुख कार्यकारी शक्तियां अभी भी गवर्नर जनरल के पास ही थी। शासन का ढांचा एकात्मक ही बना रहा। दोनों कथन सत्य है। 41 नंबर क्वेश्चन में कथन ए कह रहा है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो भागों में यानी दो वर्गों में विभाजन था। और कारण आर कह रहा है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। बताइए इन दोनों में से कौन सही है? क्या दोनों सही है? तो दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। कैसे? 1919 के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांतों में द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई और इससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित विषय में। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। और इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात कही गई थी। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। 42 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में कौन कौन से सम्मिलित हैं? बताइए। पहला स्टेटमेंट है एक संघ का प्रावधान। क्या 1935 के मुख्य तत्वों या मुख्य प्रावधानों में यह सम्मिलित था? बताइए। सेकंड जो ऑप्शन है प्रांतों को जो है स्वायत्ता देना। और तीसरा ऑप्शन है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना। और चौथा जो ऑप्शन है केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। पहला दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका सही है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर यह आधारित था। डी आपका सही जवाब है। 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाएगा। 1937 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन रिपोर्ट जो है और गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। 44 नंबर क्वेश्चन है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या थी? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 3 स्टेटमेंट है। आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही होगा। पहला है गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा स्टेटमेंट है गवर्नरों को विधायिक क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वेटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। और तीसरा स्टेटमेंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन सही है। देखिए कैसे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पे स्वशासन यानी ऑटोनोमी जो है मिल गया। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में जो है भेद समाप्त हो गया।
गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की जो संज्ञा थी इसके अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल गया और इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियां, मुसलमान, सिख, यूरोपीय और भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिल गया। इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। आप देख सकते हैं पहला दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया था 44 में था पहला, यानी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा जो है विधि बनाना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45। भारत सरकार अधिनियम 1935 के 35 ने समाप्त की। बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की थी? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। और 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीजें मतलब कि कौन कौन सा कथन जो है इसके तहत कवर किया गया था? पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। आपको इसके बारे में ऊपर भी डिस्कस किया गया था, अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। दूसरा है इसमें एक संघीय न्यायालय ने फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था और तीसरा केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित था। 1935 के मुख्य जो उपबंध था इस प्रकार है। देखिए 1935 हमारा जो है भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इससे बहुत सारे एक्ट जो है लिए गए हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी जो है इसमें से जो है 1935 का जो उपबंध था इससे प्राप्त किया गया है। तो 1935 का जो उपबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मुख्य उपबंध है, पहला था संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा प्रांत में द्वैध शासन के स्थान पे स्वायत्त शासन की स्थापना। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, 1935 के अधिनियम के बारे में आपको जो है 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 1935 के उपबंध में कौन कौन सा जो है ये जो उपबंध था, जो कहने का मतलब जो कथन था यानी जो प्रावधान था वो शामिल है, कौन कौन शामिल है 1935 के मुख्य उपबंध में, आपको चूज करके बताना होगा। चौथा जो इसमें था द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और पांचवा इसमें जो प्रावधान था प्रांतीय शासन व्यवस्था। जो छठा था प्रांतीय विधानमंडल जो है 1935 के मुख्य उपबंध में शामिल था। मतलब कि इसमें सातवां जो पॉइंट है केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और आठवां फेडरल न्यायालय की जो है स्थापना आदि 1935 के मुख्य उपबंध में शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये आपका सही जवाब है। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में पूछा गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? केंद्र में साथ ही साथ राज्य में द्वैध शासन जो है ये वैशिष्ट युक्त नहीं है। तो ये आपका सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं 49। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, क्या थी? बताइए। इस 4 ऑप्शन में आपको जो है चूज करना है। देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो डी ऑप्शन सही है। देखिए 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली जो मंशा थी वो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। देशी रियासतें भारत की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि 1935 के अधिनियम के तहत यह मतलब प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40% यानी 260 में से 104 जो है आपका 104 जो है सीटें तथा निचले सदन में
33% यानी 375 में से 125 सीटें प्रदान की गई थी, जिन्हें इन रियासतों के राजाओं द्वारा जो है नामित किया जाना था। और इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस पर अंकुश लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय नेताओं, साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में जो है करना चाहता था। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं? बताइए, यह कथन जो है 1935 के अधिनियम के बारे में जो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इसके बारे में एक दो पॉइंट है, देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता और गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले ये व्यक्ति थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? बताइए, किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह बात कही थी 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसको। तो ए आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को जो है वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? बताइए, किस रूप में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। बी आपका सही जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र जो है इसको वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है, यानी आलोचकों ने इसे किस रूप में आलोचना की थी? पवित्र लोकोक्तियां। 54 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? यह किसने कहा? यह बात जिसने कहा था उनका नाम था B.R. अम्बेडकर। डी आपका सही जवाब है। डी ऑप्शन आपको करेक्ट है। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को जो है सभापतित्व के रूप में प्रारूप समिति में जो है नियुक्ति मिली। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को जो है पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार करने के लिए पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का जो है उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट यानी भारत जो एक्ट है 1935 इसके अधिकांश प्रावधान का जो है ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है और मुझे जो है इसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करना है। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं हुई है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से। भारतीय परिषद अधिनियम का संबंध किससे है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ से। और भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध किससे है? द्वैध शासन का प्रारंभ से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान से संबंधित है। इसमें ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1909 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा बाह्य रूपों से प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसा ही शक्तियां मिली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है मिसलेनियस मॉडर्न हिस्ट्री पे, यानी आधुनिक इतिहास में जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उससे संबंधित सारे टॉपिक से संबंधित जो होगा आपका क्वेश्चन यहां पे दिया जाएगा। आप लोगों ने अगर पूरी तरह से एनालिसिस किया है तो आप जो है इसका सही से जवाब दे पाएंगे। तो आपका एक तरह से पूरा टॉपिक का ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के मिसलेनियस में। आप चाहे तो क्वेश्चन पढ़ के मेरे जवाब देने से पहले आप कमेंट में जो है ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि आपके प्रतिक्रिया का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू टॉपिक में।